एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ में नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंडर। सपोज करिए कि एक सिलेंडर है जो खोखला है और इसमें आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो आई एम्पियर की करंट जो फ्लो हो रही है इस पूरे सिलेंडर के सरफेस पर फ्लो हो रही होगी। यहाँ पर ये पूरा खोखला है तो टोटल करंट जो है उसके आउटर एक्सटीरियर सरफेस पर फ्लो हो रही होगी। हमको मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से निकालना है। तो अगर इसका हम एक्सिस ये ले लें, सपोज करिए ये इसका एक्सिस है और इससे एक स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहाँ पर पॉइंट पी लिया जा रहा है जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सिलेंडर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो यहाँ पर एक हम सर्कुलर एम्पीरियन लूप ले लें ये, तो इस एम्पीरियन लूप से जो कि इनसाइड द सिलेंडर है कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं हो रही होगी और आई की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, यानी सिग्मा आई का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो बाय एम्पीरियन सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग टोटल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल दैट इज म्यू 0 सिग्मा आई होगा। यहाँ पर सिग्मा आई करंट इनक्लोज्ड इनसाइड द एम्पीरियन लूप जो कि 0 होगा। ये एक हॉलो सिलेंडर है, खोखला है, तो करंट बाहर फ्लो हो रही होगी तो अंदर के एरिया में करंट 0 है। तो इस लूप से कोई भी करंट पास नहीं कर रही है तो सिग्मा आई की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो राइट साइड यहाँ से 0 हो जाएगा। लेफ्ट साइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डी एल जो आपको मिलेगा इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बी डी एल की वैल्यू 0, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो अगर इनसाइड अगर लेना है हॉलो यानी आर की वैल्यू कैपिटल आर से छोटा है तो इस पूरे जोन में इनसाइड द हॉलो सिलेंडर, तो रिजल्ट क्या मिला हमको, नोट इनसाइड द हॉलो सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड becomes 0। ये याद रखने की चीज़ है। यही अगर सपोज करिए कि सिलेंडर अगर सॉलिड हो जाए तब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड सिलेंडर क्या होगा, अब इस चीज़ को हम देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड सिलेंडर, यानी यहाँ पर सपोज करिए कि एक सिलेंडर है और ये पूरा भरा हुआ है और इसमें जो है करंट फ्लो हो रही है आई एम्पियर की। इसका रेडियस आर ये दिया हुआ है, यानी दो चीज़ें आपको दे दी गई हैं। फर्स्ट कितना करंट फ्लो हो रहा है और इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेडियस कैपिटल आर है। अब आपको 2 पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है, एक इनसाइड द सिलेंडर और एक आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर। सपोज करिए दिस इज द पॉइंट Q, तो P पर और Q पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो इसका अगर एक्सिस ये है तो एक्सिस से अगर r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P आप लिए हैं तो एक एम्पीरियन लूप सर्कुलर ले लीजिए। तो यह जो सर्कुलर एरिया आप देख रहे हैं इस सिलेंडर का कुछ पोर्शन इसके अंदर पैक है, इसलिए इससे होकर जो करंट फ्लो हो रही है टोटल
ये सिग्मा आई होगा। यहाँ पर सिग्मा आई की वैल्यू 0 नहीं होगा, तो हमको सिग्मा आई की वैल्यू निकालनी होगी। तो फर्स्ट केस में इफ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, इट मीन्स पॉइंट पी की बात हो रही है जो सिलेंडर के अंदर है। तो इस केस में अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो सिग्मा आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो करंट इनक्लोज्ड बाय लूप कितना हो जाएगा। तो यहां पर जरा देखिए, टोटल करंट आई जो है पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो हो रही है, यानी अगर इतना मोटा वायर है तो पूरा करंट इसके अंदर से भी पास करेगी। अगर ये हालो सिलेंडर होता, खोखला होता, तो केवल सरफेस से होकर के पास करती किनारे किनारे, लेकिन ये सॉलिड है तो अंदर वाले जोन से भी होकर के करंट फ्लो होगी। तो पर यूनिट एरिया जो होगा, पर यूनिट एरिया करंट कितना होगा, दैट इज आई एम्पियर का करंट फ्लो हो रही है पाई आर स्क्वायर से, तो पर यूनिट एरिया में करंट इतना हो जाएगा। तो इसकी एरिया कितनी है, तो करंट पासेज थ्रू द लूप कितना हो जाएगा, तो आई पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया इससे, जो लूप का एरिया है, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर, एंड दिस इज द सिग्मा आई। अब इस क्वांटिटी का हम यूज करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ में। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, इंटीग्रल बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू जीरो टू द टोटल करंट आई। लेफ्ट की वैल्यू रखिए, राइट की वैल्यू रखिए। तो लेफ्ट में बी डी एल म्यू जीरो सिग्मा आई आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दिया गया। बी हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होगा, तो कांस्टेंट बना हुआ है तो बी को बाहर कर लिया गया। इंटीग्रल डी एल हो गया। इंटीग्रल डी एल लेंथ ऑफ एम्पीरियन लूप होता है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड बी की जो वैल्यू मिलेगी 2 पाई आर इंटू आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू आई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। म्यू जीरो टाइम्स है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक और कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू जो मिलेगी म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई, एक आर कैंसिल हो चुका है तो कैपिटल आर स्क्वायर इंटू आर बन जाए। इस फार्मूले को अगर आप देखें तो यहाँ पर अंदर मैग्नेटिक फील्ड अब यहाँ जीरो नहीं होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और बाहर अगर आप चले जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जस्ट एक वायर की तरह बिहेव करेगा। दूसरा केस, अगर बाहर अगर आप चले जाते हैं, पॉइंट पी ले लेते हैं, तो स्मॉल आर ग्रेटर देन आर के लिए, तो इस सिलेंडर के बाहर अगर कोई पॉइंट ले लें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो जस्ट एक वायर की तरह ही आप यूज करेंगे, और बी का फार्मूला जो पहले होता है वही आप यूज करेंगे 2 पाई आर। तो इस तरीके से एक सॉलिड सिलेंडर है, उसमें करंट आई एम्पियर की फ्लो हो रही है, तो इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर पर, इस फार्मूले का आप अप्लीकेशन करें। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो किस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा इसमें,
ग्राफ मैग्नेटिक फील्ड B एंड डिस्टेंस R दोनों के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो R हम x एक्सिस पर डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस पर प्लॉट करें तो एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जहां पर सरफेस होगा। स्मॉल r जब कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा तो स्मॉल r बढ़ते बढ़ते यहाँ पर कैपिटल R के इक्वल होगा, तो इसके सरफेस पर एक पॉइंट ले लिया जाए तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पर होगा। अरे यहाँ पर देखिए अंदर के एरिया में B प्रोपोर्शनल R होगा, तो अगर सिलेंडर के अंदर की बात होगी तो इससे छोटा अगर ये है तो ये सिलेंडर के अंदर की स्थिति, ये सरफेस पर, और इधर आप चले जाते हैं तो R ग्रेटर हो जाएगा कैपिटल R से, तो ये आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर होगा। तो आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डिक्रीज करता जाएगा और एक वायर की तरफ बिहेव करेगा, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा। यहाँ पर B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R के। तो यह जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग बढ़ता है और मैक्सिमम हो जाता है कहाँ पर, B मैक्स हो जाता है सरफेस पर और फिर डिक्रीज करना शुरू कर देता है। तो मैग्नेटिक फील्ड B और R के बीच ग्राफ प्लॉट करने पर आपको ये कर्व मिलेगा। इतना जो ये देख रहे हैं ये सिलेंडर के अंदर की स्थिति है। ये अगर सिलेंडर है तो सिलेंडर के सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा और ज्यों बाहर जाएंगे डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस सॉलिड सिलेंडर के लिए। अगर यही आप ग्राफ हॉलो सिलेंडर के लिए लेते हैं तो हॉलो सिलेंडर के लिए ग्राफ आपको इस तरह का मिलता है, खोखला अगर हो जाए। फॉर हॉलो सिलेंडर यानी खोखला हो जाए, तो खोखला अगर सिलेंडर है तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस किस तरह से वायरी करेंगे। तो सपोज करिए कि ये खोखला सिलेंडर है और इसका ये एक्सिस है, ये डिस्टेंस x अक्ष पर R को नोट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड B को यहाँ पर नोट किया जाए। तो यहाँ पर सरफेस पर जब पहुँचेंगे R कैपिटल R तो सरफेस तक इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू 0 होती है, इसलिए यहाँ पर जो ग्राफ आपको मिलेगा यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड B 0 बना रहेगा अंदर, और तब सरफेस पर मैक्सिमम हो जाएगा। जब R की वैल्यू R हो जाएगी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B जो होगा मैक्स हो जाएगा और फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करने लगेगा और अंदर जो है 0 बना रहेगा। तो ग्राफ जो है x एक्सिस पर ऐसे यहाँ तक जाएगा, फिर सडनली जंप करके और तब डिक्रीज करना शुरू कर जाए। तो ये जो है खोखले सिलेंडर के लिए है और ये सॉलिड सिलेंडर के लिए ग्राफ दिखाया गया है।